आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कल हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को अपनी मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट सोर्स उसके अंदर हमने पढ़े थे। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, ये ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए हर एक चीज़ जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें जो फैक्टर हमने यहाँ पे लिखा है वो है मॉइस्चर। तो चूँकि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की बॉडी जो है वो 80% वाटर की बनी होती है। इसका ये मतलब है कि बैक्टीरिया की बॉडी के लिए वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और हमें ये भी याद रखना है कि जिस जगह पे मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उस एरिया में जो है बैक्टीरिया ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन काज कर लेता है या वहाँ पे अपनी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो यानी कि वाटर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स जैसे कि अगर हमारा बैक्टीरिया किसी एरिया में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके चारों तरफ जो है अभी पानी प्रेजेंट है या मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो समटाइम्स ये बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि पानी प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ से इसके सराउंडिंग में ये पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से सूख जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को क्या हो सकता है। यही हम पढ़ते हैं इस मॉइस्चर फैक्टर के अंदर। तो ये जो बैक्टीरिया है, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हम इसको पानी ना मिला टाइम टू टाइम, इसको मॉइस्चर ना मिला, तो ये जो बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। यानी कुछ बैक्टीरिया क्विकली जो है उनकी डेथ हो जाती है, क्विकली डाई। यानी अगर कुछ बैक्टीरिया को हमने मॉइस्चर नहीं दिया तो वो बैक्टीरिया काफ़ी जल्दी जल्दी जो है वो मर जाते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया आएगा ट्रिपोनिमा पैलिडम। एंड सेकंड जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो है निजीरिया गोनोरिया, जिससे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ काज हो जाता है। ठीक है, इन्हें ऐसे बैक्टीरिया है, इनको मॉइस्चर की नीड होती है। अगर हमने इनको मॉइस्चर टाइम टू टाइम नहीं दिया या इनको मॉइस्चर नहीं मिला तो ये बैक्टीरिया जो है ये काफ़ी क्विकली जो है इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, यानी उनको वो जल्दी नहीं मरते हैं, उनको मरने के लिए वीक्स लग जाते हैं। ऐसे भी बैक्टीरिया है जिनको अगर मॉइस्चर ना मिला तब भी वो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, वीक्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसमें, तो इसमें आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंड सेकंड बैक्टीरिया आता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कुछ हफ्तों तक जो है वो बिना मॉइस्चर के भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि इसकी बॉडी इसी की बनी होती है। अगर हमने यहाँ से मॉइस्चर इसको हटा दिया या कहीं पे बैक्टीरिया को मॉइस्चर ना मिला तो इन बैक्टीरिया की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है, जिसमें पैलेडियम आता है, गोनोरिया आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो मॉइस्चर के बिना भी कुछ हफ्तों तक ज़िंदा तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी डेथ हो सकती है अगर इनको मॉइस्चर ना मिला। जिसके अंदर हमने देखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, और इसके अंदर जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाता है। अब अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखेंगे तो अगर जैसे कि हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ट्रिपोनिमा पैलिडम है, निजीरिया गोनोरिया है, अगर हमने पेशेंट के बॉडी से इसको निकाला और इसको कहीं और ले जाना है हमें, ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनको हमें जिनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि ये बैक्टीरिया मर ना जाए। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया को हमें दूसरी जगह पे भेजना हो तो यहाँ पे हम प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया का यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ हो जाता है, जिस मीडिया के अंदर हर एक टाइप का न्यूट्रेंट प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, और हर एक टाइप का न्यूट्रेंट प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है इस मीडिया के अंदर आराम से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैक्टीरिया काफ़ी जल्दी मर जाते हैं, अगर ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर हमें रिसर्च करनी, कहीं और ले जाना इन बैक्टीरिया को, तब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करके इन बैक्टीरिया को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मेन मेथड होता है, एक मेन मेथड है हमारे पास, जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को, न सिर्फ बैक्टीरिया को बल्कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। मेन मेथड टू प्रिजर्व माइक्रोब्स,
हमारे पास एक ऐसा भी मेथड है जिसकी हेल्प से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगई हो, चाहे वायरस हो, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक। और उस मेथड को हम बोलते हैं लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन लायोफिलाइजेशन इसका और एक नाम है, इसको हम फ्रीज ड्राइंग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बैक्टीरिया को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करना है, इसको ज़िंदा रखना है, तब हम लायोफिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसको हम फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। लायोफिलाइजिंग मेथड होता क्या है? देखो सिंपली सा इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर ये हमारे पास एक बैक्टीरिया आ जाता है, इस बैक्टीरिया जो है, चूँकि यहाँ पे हमने कहा ट्रांसफर मीडिया के अंदर इसको हम ले जाते हैं, इस बैक्टीरिया के चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट रहता है वाटर। ठीक है, पानी इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं लायोफिलाइजेशन टेक्निक के अंदर, हम इस एरिया को, इस बैक्टीरिया को जिस सैंपल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम डायरेक्टली फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़, तो जब इस सैंपल को फ्रीज़ किया जाता है तो ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कि जो वाटर इसमें प्रेजेंट था, हमने इसको फ्रीज़ किया, ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमें ये पता है कि आइस जो है ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन लायोफिलाइजेशन टेक्निक के अंदर हम आइस को डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लायोफिलाइजेशन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें लो टेम्परेचर रहता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया आइस के अंदर ने, पहले इसको हम फ्रीज़ करेंगे, ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इस बैक्टीरिया को हम लो टेम्परेचर पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो पानी होता है इसको वेपर के अंदर डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो है हम इसको लिक्विड फेज़ के अंदर नहीं ले जाते हैं। इसी टेक्निक को बोला जाता है लायोफिलाइजेशन टेक्निक, जिसमें हम बैक्टीरिया में चूँकि पानी प्रेजेंट रहता है, इसको डायरेक्टली पहले हम फ्रीज़ करते हैं -डिग्री के अंदर, आइस के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो आइस है इसको लिक्विड फेज़ के अंदर हम नहीं ले जाते हैं, इस आइस को लायोफिलाइजेशन टेक्निक की हेल्प से हम डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस टेक्निक को ही हम लायोफिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था विच इज़ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, तो अगर इसको मॉइस्चर ना मिला तो बैक्टीरिया की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। सेकंड, बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हर एक बैक्टीरिया को तो नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अब इस बेस के ऊपर कुछ को ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन, किसी बैक्टीरिया को नहीं भी पड़ती है, तो इसके बेस के ऊपर हमने इन बैक्टीरिया को कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया आर डिवाइडेड, बैक्टीरिया और divided on following subgroups, following सब ग्रुप्स। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर जो है हम बैक्टीरिया को कुछ सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब ये सब ग्रुप्स का याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में इन टर्म्स का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब कौन कौन सा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो है वो है ओब्लिगेट एरोबस। तो फर्स्ट टर्म है ओब्लिगेट एरोबस। ओब्लिगेट एरोबस, या हम कुछ बैक्टीरिया जिनको हम ओब्लिगेट एरोबिक या ओब्लिगेट एरोबस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब ओब्लिगेट एरोबस होता क्या है, हमें पता है एरोबस वर्ड का मतलब होता है कि जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। तो ओब्लिगेट यहाँ पे इसका हम मतलब निकालेंगे, इसका है स्ट्रिक्ट,
और एरोब उसका मतलब होता है ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। अब ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया हम किन बैक्टीरिया को बोलेंगे? तो ओब्लिगेट एरोबस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी ये अपनी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से ही हासिल कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को ओब्लिगेट एरोबस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे कैन ग्रो ओनली in the presence of oxygen. They obtain their energy through aerobic respiration. ऐसे बैक्टीरिया को हम ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। सेकंड जो सब ग्रुप इसके अंदर आ जाता है उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट एनएरोबस। ओब्लिगेट एनारोबस। तो कुछ बैक्टीरिया जो है जिनको हम ओब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सेम वही ओब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, एनारोबस का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ओब्लिगेट एनारोबस जो है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर ही ये ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे they can grow in the absence of oxygen तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ही ग्रो करते हैं। तो फिर यानी कि ये बैक्टीरिया जो है इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती है। तो फिर ये बैक्टीरिया अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो ये बैक्टीरिया जो है अपनी एनर्जी है वो फर्मेंटेशन से हासिल करते हैं, फर्मेंटेशन टेक्निक से। दे obtain their energy through fermentation process। क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ओब्लिगेट एनारोबिक होते हैं इनको ज़्यादा जो है इनकी ज़रूरत फर्मेंटेशन के अंदर ही पड़ जाती है। इनको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप खुद भी ऐड कर सकते हो, वो ये है, अगर ऐसे बैक्टीरिया को जो ओब्लिगेट एनारोबिक है जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, अगर इन बैक्टीरिया को आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो इन बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। ठीक है, यानी अगर ऐसे बैक्टीरिया को हमने ऑक्सीजन दे दिया तो इन बैक्टीरिया की यहाँ पे डेथ हो सकती है। सिमिलरली अगर हम ओब्लिगेट एरोबस के अंदर देखेंगे, चूँकि इनको ऑक्सीजन की नीड होती है, अगर इनको हम ऑक्सीजन स्टॉप करेंगे तो इन बैक्टीरिया की भी डेथ हो सकती है। आई होप ये दो टर्म्स समझ में आ गए होंगे। ओब्लिगेट एरोबस ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। ओब्लिगेट एनारोबस ऐसे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ग्रो करते हैं। अपनी एनर्जी को ये फर्मेंटेशन से हासिल करते हैं। अगर हमने इनको ऑक्सीजन दे दिया तो ऐसे बैक्टीरिया जो है इनकी डेथ भी हो सकती है। अब हमारे पास थर्ड सब ग्रुप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोबस। तो फर्स्ट ग्रुप जो था उसमें हमने देखा कि ओब्लिगेट एरोबस, सेकंड ग्रुप ओब्लिगेट एनारोबस, थर्ड ग्रुप इसके अंदर फैकल्टेटिव एरोबस आ जाता है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एरोबस वर्ड यहाँ पे लिखा है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था, तो शायद ये भी ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। जबकि फैकल्टेटिव एरोबस ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो असल में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं,
यानी फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये असल में एनएरोबिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनएरोबिक होता है, यानी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर यहाँ पे एरोबस वर्ड क्यों दिया गया है? इसका ये मतलब है इन बैक्टीरिया को अगर हमने ऑक्सीजन दे भी दिया तो उसके प्रेजेंस के अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यानी फैकल्टेटिव एरोबस जो बैक्टीरिया होते हैं असल में ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल भी गया तो उसकी प्रेजेंस के अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इसको फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया का नाम दिया गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर एनएरोबस, दे आर एनएरोबस but can also grow aerobically। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो तब ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तब ये फर्मेंटेशन के ऊपर एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो फोर्थ हमारा जो सब ग्रुप है वो है फैकल्टेटिव एनएरोबस। अब ये क्या होगा? आई होप अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको समझ आ ही जाएगा। फैकल्टेटिव एनएरोबस जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्चुअली में एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, यानी इनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे फैकल्टेटिव टर्म को हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब अगर कभी कभार ऑक्सीजन प्रेजेंट ना भी हो तब भी ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये ग्रो कर सकते हैं, यानी दे आर एरोबस, यानी ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, बट कैन आल्सो ग्रो एनएरोबिकली, एनएरोबिकली भी ये ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी होते तो ये एरोबिक है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर कभी कभार ऑक्सीजन प्रेजेंट ना भी हो तो ये उसके एब्सेंस में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसमें हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो है इकोलाई। इसके अलावा जो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो इंसान को डिजीज़ काज करते हैं, वो बैक्टीरिया भी इसी फैकल्टेटिव एनारोबिक फैमिली के अंदर आ जाते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो भी इस फैमिली के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सारे पैथोजेनिक नहीं, मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो इस फैमिली के अंदर आ जाते हैं। तो ये फोर्थ इसमें सब ग्रुप था। इसका जो फिफ्थ सब ग्रुप है वो है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, माइक्रो का मतलब होता है काफ़ी कम अमाउंट के अंदर, एरोफिलिक का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बैक्टीरिया थोड़े से सिमिलर होते हैं ओब्लिगेट एरोबिक के। ओब्लिगेट एरोबिक में हमने कहा था उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन तो चाहिए मगर काफ़ी कम अमाउंट में इनको ऑक्सीजन चाहिए, 5 to 10% इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये ग्रो कर सकते हैं। अगर ऐसे बैक्टीरिया को हमने ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो इन बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहा गया। तो यहाँ पे ये जो दो बैक्टीरिया है इनका डिफ्रेंशिएट हमें आना चाहिए, एक है ओब्लिगेट और दूसरा है माइक्रो एरोफिलिक। इनका डिफ्रेंशिएशन हमें आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन क्या है? ऑब्लिगेट जो होते हैं ये ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये मर सकते हैं। लेकिन माइक्रो एरोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन काफ़ी कम अमाउंट के अंदर, इसलिए इसको माइक्रो बोला गया। अगर यहाँ पे हमने इन बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो इनकी यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे they can grow in the presence of they can grow in the presence of
लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉर ग्रोथ। तो काफ़ी कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ऐसे बैक्टीरिया को, 5 to 10% ही इनको ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे अगर हमने ऑक्सीजन ज़्यादा दिया बट हायर कंसंट्रेशन और इनहिबिटरी इनहिबिटरी, तो अगर हमने ज़्यादा ये दे दिया तो जो है इन बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है। लास्ट जो हमारा इसमें सिक्स्थ सब ग्रुप जो आता है उसको हम बोलते हैं एरो टॉलरेंट एनएरोबस। एरो टॉलरेंट एनएरोबस। अब एरो टॉलरेंट एनएरोबस क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया है एनारोबिक यहाँ पे लिखा होगा होता है यहाँ पे। एनारोबस का वो मतलब होता है ये वो बैक्टीरिया है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे प्रीवियस में मैंने कहा था जो ऑब्लिगेट एरोबस बैक्टीरिया होते हैं, मैंने कहा था कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम इनको ऑक्सीजन देंगे तो इनकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है ना एरो टॉलरेंट एरोबस, ये एनारोबस बैक्टीरिया ही होते हैं, यानी इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर इसको हमने अलग ग्रुप में क्यों निकाला है? वो इसलिए निकाला है क्योंकि अगर यहाँ पे इनको ऑक्सीजन मिल भी जाता है तो उसके प्रेजेंस में भी ये ग्रो कर सकते हैं। यानी ओब्लिगेट एनारोबस जो बैक्टीरिया पीछे हमने पढ़ा था, मैंने कहा था अगर उनको ऑक्सीजन हमने दे दिया तो मर सकते हैं। एरो टॉलरेंट एनारोबस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल भी गया तो उसके प्रेजेंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम एरो टॉलरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन टू ट्रांसफॉर्म energy but can tolerate and grow in its presence। तो इसके प्रेजेंस में भी ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसमें आता है क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिका बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाता है, क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिका। तो ये जो है सिक्स सब ग्रुप्स थे ऑक्सीजन के बेस के ऊपर। आई होप ये समझ में आ गए होंगे, फिर से इनको मैं रिपीट करता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने कहा था ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ जाती है किसी भी सूरत में, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से ही एनर्जी को हासिल कर लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ऑब्लिगेट एनारोबस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं और ये अपनी एनर्जी फर्मेंटेशन से हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसे बैक्टीरिया को हमने ऑक्सीजन दे दिया तो ऐसे बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो सकती है। थर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो असल में, देखो यहाँ पे टर्म अलग है फैकल्टेटिव एरोबस, तो ये असल में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल भी गया तब ये उसके प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है। इसी तरह से फोर्थ वन है फैकल्टेटिव एनारोबस। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो जो असल में एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, बट कैन आल्सो ग्रो एनारोबिकली। अगर इनको ऑक्सीजन ना भी मिले तब भी ये उसके एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं, जैसे इकोलाई इसके अंदर आ जाता है, ये मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं। फिफ्थ हमने पढ़ा माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने कहा ये जो बैक्टीरिया है इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ जाती है, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट के अंदर, जैसे कि 5 to 10%। अगर हमने ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को यहाँ पे बढ़ा दिया, ऐसे बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है, यानी हाई कंसनट्रेशन इनके लिए इनहिबिटरी है। इसी तरह से लास्ट में हमने पढ़ा एरो टॉलरेंट एनारोबस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को
एनर्जी के अंदर कन्वर्ट तो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली यानी जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल भी जाता है तो उसके प्रेजेंस में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ऑक्सीजन से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, जैसे हमने देखा ऑब्लिगेट एनारोबस में पहुंच जाता है। इसमें मेन एग्जांपल है वो है क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिका। तो ये तो हमने सेकंड पढ़ा था, ऑक्सीजन ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब चूंकि जब हमने न्यूटन टेस्ट पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि बैक्टीरिया को कार्बन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ये कार्बन जो है डिफरेंट चीज़ों के अंदर हो सकता है। अब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत तो पड़ जाती है, काफ़ी कम अमाउंट के अंदर इनको इसकी नीड होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्मॉल अमाउंट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is required, carbon dioxide is required by all organisms, by all organisms for growth। तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को कार्बन की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स को कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर ही ज़रूरत पड़ता है। सम ऑर्गेनिज्म requires a relatively high concentration of कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कैप्नोफिलिक, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेगा ऐसे बैक्टीरिया को हम कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे, क्योंकि मैंने कहा हर एक बैक्टीरिया, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन का यूज़ कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेता है। लेकिन कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को ही हम कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें देखेंगे, ब्रूसिला एबॉटस, इसमें एक बैक्टीरिया आता है। दूसरा इसके अंदर आता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, पहले हमने मॉइस्चर पढ़ा, सेकंड के अंदर हमने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देखी, थर्ड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट कर सकता है जो फैक्टर, उसमें फोर्थ नंबर पे है टेम्परेचर। अब मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर, चूँकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, और डिजीज़ तो एक इंसान को ही काज करेंगे। तो अगर उन्होंने हमें डिजीज़ काज किया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मोस्ट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो इसी 37 डिग्री सेल्सियस रेंज के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं, इसका मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से इसके आसपास का जो टेम्परेचर है इसके अंदर ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इससे 37 से बिलो टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया काफ़ी हाई टेम्परेचर के अंदर भी ग्रो करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन के अंदर ये बैक्टीरिया हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे कोई एरिया जिसमें कितनी भी ज़्यादा ठंड क्यों ना हो वहाँ पे भी ऐसे बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं, चाहे कहीं पे ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो, डेजर्ट एरिया क्यों ना हो,
यानी कि हर एक जगह के ऊपर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर के बेस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इन बैक्टीरिया को हम 3 मेन पार्ट इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है साइक्रोफाइलस या साइक्रोफिलस। तो फर्स्ट जो इसमें सब ग्रुप है वो है साइक्रोफिलस बैक्टीरिया। अब साइक्रोफिलस बैक्टीरिया किन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं? इन बैक्टीरिया को हम कोल्ड लविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, कोल्ड लविंग बैक्टीरिया। तो साइक्रोफिलस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, यानी दे ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में? एट बेस्ट टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर होता है ये माइनस में भी हो सकता है। अगर हम एवरेज देखेंगे तो वो होता है -5 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं ये बैक्टीरिया। यानी साइक्रोफाइलस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिलो टेम्परेचर में, यानी काफ़ी कम टेम्परेचर के अंदर जो ठंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो है इनको हम देख सकते हैं ग्लेशियर्स के अंदर, फेड इन ग्लेशियर्स, या जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे जो है इन बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसमें मेन एग्ज़ाम्पल है सीडोमोनास। सीडोमोनास। तो ये फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम साइक्रोफाइलस बोलते हैं, जो काफ़ी ठंड में ग्रो करते हैं। सेकंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट, सेकंड होते हैं मीज़ोफाइलस, मीज़ोफाइलस बैक्टीरिया। मीज़ो का मतलब ये होता है मिडल या मॉडरेट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर ग्रो करते हैं ज़्यादातर, मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर जो है ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है? ये होता है इन बिटवीन टेम्परेचर इन बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ग्रो करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम मीज़ोफाइलस बैक्टीरिया बोलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस वो तो इसके अंदर ही आ जाता है। इसका ये मतलब है जो बैक्टीरिया इंसान को डिजीज़ काज करते हैं, पैथोजन काज करते हैं, वो बैक्टीरिया मीज़ोफाइलस फैमिली के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो मीज़ोफाइलिक बैक्टीरिया ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी 25 टू 40 तो एवरेज है, लेकिन मैक्सिमम ये 45 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर भी इसी बिटवीन होता है, मोस्टली सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया एंड जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं एंड पैथोजेनस जो हमें डिजीज़ काज कराते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो है वो मीज़ोफाइलस फैमिली के अंदर ही आ जाते हैं। लास्ट वन जो इसमें आता है वो है थर्मोफाइलस, थर्मोफाइलस। अब थर्मो का मतलब ही होता है गर्म। ठीक है, ये बैक्टीरिया चूँकि यहाँ पे हमने साइक्रोफाइलस में लिखा है कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लिखेंगे हीट लविंग बैक्टीरिया, हीट लविंग बैक्टीरिया। ये ज़्यादा गर्म एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ जो टेम्परेचर होता है वो इन बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे टेम्परेचर हो, इस एरिया में ये बैक्टीरिया ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं। तो कॉमनली ऐसे बैक्टीरिया को आप कहाँ पे देखोगे? फिर कॉमनली इसको आप देख सकते हो डेजर्ट्स के अंदर, डेजर्ट्स में इसको ज़्यादा आप देखोगे। इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है, इन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा चाहे टेम्परेचर काफ़ी माइनस में क्यों ना हो, चाहे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे टेम्परेचर मॉडरेट में क्यों ना हो, ये बैक्टीरिया हर एक टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकता है। इसमें जो मेन एग्ज़ाम्पल है वो है बैसिलस
बैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस। बैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर खुद को सर्वाइव कर लेता है। इसका और एक नाम है जिसको जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस भी बोला जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली यही नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये जो हमने टेम्परेचर इफ़ेक्ट पढ़ा, तो इससे हमने ये तो जान लिया कि चाहे मॉइस्चर प्रेजेंट हो ना हो, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया उसके एब्सेंस में ग्रो करते हैं। चाहे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन हो ना हो, कुछ बैक्टीरिया उसके प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, कुछ उसके एब्सेंस में ग्रो करते हैं। यानी जिस एरिया में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया वहाँ भी ग्रो कर सकता है, जिस एरिया में मॉइस्चर नहीं होगा वहाँ भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। चाहे किसी एरिया में एयर प्रेजेंट होगा यहाँ भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, चाहे एयर प्रेजेंट ना हो यहाँ भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, चाहे कहीं पे माइनस के अंदर जो टेम्परेचर है बैक्टीरिया यहाँ भी ग्रो कर सकता है। अगर काफ़ी हाई टेम्परेचर है तो बैक्टीरिया यहाँ भी ग्रो कर सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमें पॉइंट को याद रखना है, वो क्या है, हमने कहा कि जो मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ये हमें याद रखना है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डिजीज़ काज करते हैं, मैंने कहा वो मीज़ोफाइलस के अंदर आते हैं, यानी कि इस टेम्परेचर के अंदर ही वो ग्रो करते हैं। इसका मतलब अगर ऐसे बैक्टीरिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हम कर देंगे, यानी अगर टेम्परेचर 45 से इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है ये मर भी सकता है। ठीक है, बिल्कुल वही सेम है, ये बैक्टीरिया आराम से मर सकता है अगर बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें ये याद रखना है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सुपोर फॉर्मेशन के बारे में, है ना, हमने सुपर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे अगर हम मेसोफाइलस जो कि बैक्टीरिया इस टेम्परेचर के अंदर ग्रो करता है, अगर इसी में कोई ऐसा बैक्टीरिया जो सुपोर को प्रोड्यूस करेगा, तो जैसे ही बैक्टीरिया को लगेगा कि टेम्परेचर जो बढ़ गया है तो वो बैक्टीरिया तो अब उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन चूंकि अगर वो बैक्टीरिया सुपोर बनाता है वो खुद को सुपोर के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये क्वेश्चन है, क्या वो बैक्टीरिया फिर इस टेम्परेचर के अंदर, या अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या वो बैक्टीरिया फिर मर सकता है? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो इस टेम्परेचर के अंदर ग्रो करते हैं। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो मेसोफाइलस फैमिली के अंदर आता है जो सुपोर प्रोड्यूस करता है, तो अगर उसने सुपोर प्रोड्यूस किया तो क्या वो बैक्टीरिया भी इस टेम्परेचर के अंदर मर सकता है? तो जो बैक्टीरिया सुपोर प्रोड्यूस करता है वो इस टेम्परेचर में नहीं मर सकता है, अगर वो मेसोफाइलस बैक्टीरिया ही क्यों ना हो जिसका ये टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर हम उन बैक्टीरिया के लिए देखते हैं जो सुपोर नहीं बनाते हैं। अगर इनमें कोई बैक्टीरिया सुपोर बनाता है तो वो बैक्टीरिया इस टेम्परेचर में नहीं मर सकता है। तो इसको मारने के लिए हमें जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इस टेम्परेचर के अंदर ही हम इस सुपोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को मार सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा।